जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधामों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी जारी है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मैं हर एपिसोड में आपसे कहता हूं, पढ़ना है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है। कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कोई भी, सबने सबसे पहला बल शिक्षा पर ही दिया, एजुकेशन पर ही दिया। जानवर और इंसान, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? इंसान क्या है? ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल लगा हुआ है, रैशनल। इस रैशनैलिटी को पैदा करने में किसकी भूमिका होगी? शिक्षा की। और एक बार रैशनैलिटी पैदा होनी शुरू हो जाए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसान के जीवन में है वो है समझदारी। अगर समझदारी विकसित हो गई फिर दूसरे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है का मतलब यह नहीं है कि अब कुछ करना नहीं है। जो भी व्यक्ति करेगा, पढ़ेगा अच्छा पढ़ेगा, खेलेगा अच्छा खेलेगा, मतलब जो भी करेगा श्रेष्ठ करेगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, सामंतवाद, गुप्तकाल यानी धारा का परिवर्तन, इतिहास के धारा का परिवर्तन। कौन सी धारा? सेकंड अर्बनाइजेशन से फ्यूडलिज्म, द्वितीय नगरीकरण से सामंतवाद। द्वितीय नगरीकरण, जब आप शब्द कहेंगे किस देश को याद करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्यूडलिज्म जब आप याद करेंगे किस देश को याद करेंगे? अफगानिस्तान। बस इतने में तो पिक्चर क्लियर। आज के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति सब किससे प्रभावित है? अर्बनाइजेशन से। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, संस्कृति किससे प्रभावित है? फ्यूडलिज्म से। द्वितीय नगरी क्रांति की जो धारा है वो परिवर्तित हो रही है सामंतवाद की तरफ। अब अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगी, समाज बदलेगा, धर्म बदलेगा, संस्कृति बदलेगी। इन सारे बदलावों को समझना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। रटना कुछ भी नहीं है। रटना कुछ भी नहीं है। अब अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ शहर, दूसरा स्तंभ श्रेणी गिल्ड, तीसरा स्तंभ मुद्रा करेंसी, चौथा स्तंभ गुड्स उत्पाद। अब आप अपनी आंखें बंद करो। ये चारों चीजें 6th सेंचुरी BC में उभरती दिखती हैं। मौर्य काल में प्रोत्साहित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और मौर्योत्तर काल में अपने चरम पर पहुंच रही हैं। बस एक पेपर पेज लिख के और ऐसे खटाखट खटाखट तीनों डायग्राम। अब क्या होगा? गुप्त काल में इन चारों में परिवर्तन होगा। शहर है, संक्रमण काल है ना। गुप्त काल में कुछ शब्द हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे और सबसे पहला शब्द जो हमेशा आपको दिमाग में रखना है वो है संक्रमण, ट्रांजिशन। यानी पिछले काल के जो तत्व हैं वो रहेंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा।
और मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड में शहर का जीवन इतने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए एक किताब सामने आ रही है। कौन सी? वात्सायन की कामसूत्र। शहरी जीवन इंसान के जीवन का केंद्र बन गया है। गुप्त काल में है शहर है, लेकिन जितने शहरों का वर्णन, जिस तरह से शहरों का वैभवशाली वर्णन, इंप्रेसिव डिस्क्रिप्शन पोस्ट मौर्य के पीरियड में है, वो गुप्त काल में नहीं है। कहीं ना कहीं शहरों के स्तर में गिरावट दिखती है। तो पहला झटका लगा शहरों को, झटका लगा शहरों को। श्रेणी व्यवस्था, वैशाली की जो सील्स मिली है वैशाली की, उसमें अब ये जो गिल्ड के लोग हैं, ये नगर प्रशासन में भी भूमिका अदा कर रहे हैं। मौर्य काल में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां हैं। अब यहां ये व्यापारी यही उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड सिस्टम का भी रूप, फॉर्म चेंज हो रहा है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का दर्पण। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का डॉलर, अफगानिस्तान की करेंसी पता नहीं। यहां मुद्रा में गिरावट, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा, लेकिन सोना जो धातु है उसकी मात्रा कम है। पिछले पीरियड की तुलना में मात्रा कम है और बहुत सारे तांबे के सिक्कों पे सोने का पानी चढ़ाया गया है। फायन कहता है कि वस्तु विनिमय एक्सचेंज मीडियम कौड़ी भी है। कॉपर सिक्कों का प्रचलन कम हो रहा है और उत्पाद जो गुड्स है, जो गुड्स का निर्माण है, वो उनकी स्थिति यथावत बनी हुई है। लेकिन 3 चीजों पे असर आ रहा है, शहर पे, श्रेणी व्यवस्था पे और मुद्रा अर्थव्यवस्था पे। यह तो हुई अर्थव्यवस्था की कहानी, जो आप किताब से पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन निकालेंगे और डायग्राम बनाइएगा। 6th सेंचुरी बीसी का इकोनॉमी, फिर गुप्त पीरियड की इकोनॉमी, और कंपेयर करिए, पिक्चर रखिए सामने, तुलना करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए। दिमाग जो है ये भगवान की सबसे बड़ी देन है इंसान को। मन, जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया मन क्या है, पावर बैंक। इसीलिए तो इस देश में ध्यान की परंपरा का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। ध्यान मतलब बहुत लोगों ने सोच रखा है कि ध्यान मतलब सुबह उठो, नहाओ, कपड़ा पहनो साफ, फिर 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे लेटे रहो। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो 40 मिनट लेटे हुए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले 100 आसन कर रहे हैं। हम कहा इतना मारेंगे ना, सो रहा हूं लेट कर कह रहा हूं 100 आसन कर रहे हैं। ध्यान मतलब आपका मन, आपका चित्त कहां जा रहा है उस पर नजर रखना। यह ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ नजर, देखना, दर्शन यानी देखना। हिंदुस्तान में वर्ड है दर्शन। आप पढ़ने बैठे, आपको घर की याद आ रही है कि पापा का बीपी हाई रहता है, मम्मी की शुगर बढ़ गई है। मानी सी बात है, हम सब इंसान हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों का हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें विचार उन चीजों पे करना चाहिए जिन चीजों में
हमारी सीधी भूमिका हो सकती है। न्यूटन का सिद्धांत बता रहा हूं, बताना भूल गया था वो। तो उसने मुझसे कहा कि अवध भाई आप बता दीजिएगा, ये वाला सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैं बता दूंगा, ये न्यूटन का सिद्धांत है। मन का काम है विचार करना। आप में से बहुत भाइयों बहनों को यह दिक्कत है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। हां, उसकी वजह है, विचार उन मुद्दों पे करिए जिनमें आपकी सीधी दखलंदाजी हो सकती है। आपने कहा मतलब? अब पापा को बीपी की प्रॉब्लम है, ये सोचने से क्या होगा? इस सोचने से उनकी बीपी थोड़ी ठीक हो जाएगी। आप उन्हें बता दीजिए कि पापा बाबा रामदेव का देख लिया करिए सीरियल एपिसोड, भस्त्रिका कर लिया करिए, अनुलोम विलोम कर लिया करिए, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। माता जी से कह दीजिए कि मंडूकासन करिए, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। कुछ चीजें हैं जिन पर विचार करने से कुछ नहीं होगा, यह पता करना बहुत जरूरी है। आप 1000 रुपए लेके बाजार गए, आपका 1000 रुपए गिर गया कहीं, आप वापस लौट कर आए, कमरे में पता चला 1000 रुपए गिर गया, आप गुस्से में आ गए, कपड़ा फाड़ डाला आपने, तो 1000 रुपए जो गिरा वो तो गया ही, और 1300 रुपए की शर्ट, टोटल घाटा कितना? 2300। जिन चीजों पर सोचने से फर्क नहीं पड़ता उनको नहीं सोचना चाहिए। क्या कभी पीओके भारत का हिस्सा बनेगा? अरे जब तुम प्रधानमंत्री बनना तो उस पर कुछ काम करना। ये जो विचार हैं जिन पर आपकी सीधी कोई भूमिका नहीं है, ये आपको परेशान करते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं ओझा जी मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूं। अच्छा, मैं तो नहीं पहचानता अपने आप को। अगर हर व्यक्ति अपने आप को देखे, अपने को पहचाने, तो दुनिया में 95% समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएं। विचार का सिद्धांत, सब पर विचार नहीं करना है। ये देखिए, सोने का सिक्का लगा रखा है, गुप्त काल, स्वर्ण काल। ये देखिए, समुद्रगुप्त की तस्वीर लगा रखी है, चर्चा करेंगे इस पे। ये सोचना है, ये सोचना है। सोचना बुरा नहीं है। 3 तरह के मन के आधार पर 3 तरह के मनुष्य हैं। नोट कर लीजिएगा, मन के आधार पर 3 तरह के मनुष्य हैं। एक, जिनको पता ही नहीं कि उनके पास मन है और उस मन का दायित्व है, उस मन के फंक्शन है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। इस दुनिया में 90% लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके पास मन है। सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी संपत्ति। कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी। हमारे एक दोस्त हैं सरदार हरपाल सिंह, हैं 1000 करोड़ रुपए के आदमी। हमसे कहते हैं आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। हमने कहा पाजी ये तो 2000 करोड़ का सिद्धांत लिखा हुआ है। बोले हां, कोई भी ग्रंथ उठाइए, कोई भी भारत का संत उठाइए, संत रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत तुलसीदास, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संत कबीर बड़े गुस्से में होते मन को लेकर, बहुत गुस्से में। तृतीय नगरीकरण के नायकों में से एक हैं। शहरी सभ्यता,
मन। आप तो कुछ और ही पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई हिंदू पकड़ के बैठा, कोई मुसलमान पकड़ के बैठा, कोई दलित पकड़ के बैठा हुआ है, कोई ब्राह्मण पकड़ के बैठा हुआ है, कोई बिहारी पकड़ के बैठा है, कोई पंजाबी पकड़ के बैठा है। मन को पकड़ना है, मन को। तो दुनिया में 3 तरह के लोग हैं मन के आधार पर। एक 90% को पता ही नहीं कि उनके पास मन है, और वो मन प्रभु का सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरे 8% जिनको पता है कि उनके पास मन है, वो उस पर काम करते हैं, उसी में से शाही वर्ग में आते हैं, उसी 8% में से शाही वर्ग में आते हैं। कोई कलेक्टर है, कोई मंत्री है, कोई राइटर है वर्ल्ड क्लास का, कोई एक्टर है वर्ल्ड क्लास का, कोई सन्यासी है, योगी है। 2% ऐसे हैं जिनके मन का जो हार्मनी है, तदाद में है, वो टूट गया है, और उनको हम कहते हैं पागल। भगवान की सबसे बड़ा जो दंड है इंसान को, वो है पागल होना। साइंस को ब्रेन तो पता है, मन नहीं पता, इसलिए पागलपन का कोई इलाज नहीं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी, दावा करता हूं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, आप बस एक काम कर लो, मन को पकड़ लो। उस मन के पकड़ने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। आप मूवी देखने जाओ, डूब जाओ मूवी में, फिर यह मत सोचो कि यार कमरे पे होते तो 3 घंटा पढ़ लेते। जीवन चुनौती नहीं है, आपका बेहोश होना चुनौती है। जीवन चुनौती नहीं है, आपका बेहोश होना चुनौती है। आप कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं, और आपका दिमाग लगाओ कि यार सारे दोस्त लोग पिक्चर देखने चले गए। आप पिक्चर देख रहे हैं, कमरे में आ गए कि यार 3 घंटा पढ़ लेते। ये चुनौती है, जीवन चुनौती नहीं है। बेहोश होना चुनौती है। बेहोशी का मतलब आपको अपने मन के विषय में जानकारी ही नहीं है। तुलना करिए, एक तरफ लिखिए 6th सेंचुरी BC, एक तरफ लिखिए गुप्त पीरियड काल, ऊपर हेडिंग डालिए इकोनॉमी, शहर, श्रेणी, मुद्रा, उत्पाद। फिर इधर भी लिखिए शहर, श्रेणी, मुद्रा, उत्पाद। अरे शहर मतलब सिटी, श्रेणी मतलब गिल्ड, मुद्रा मतलब करेंसी, उत्पाद मतलब गुड्स, दोनों लिखिए। फिर उसके बगल में लिखिए, जहां आपने 6th सेंचुरी BC लिखा, उसके बगल में लिखिए द्वितीय नगरीकरण। फिर जहां आपने गुप्त काल की हेडिंग डाली, वहां लिखिए फ्यूडलिज्म। फिर दोनों का कैरेक्टर लिखिए, पिक्चर लगाइए सामने, चश्मे को एक बार ऊपर नीचे करिए, और दिमाग का जोर दीजिए, सामने लिखकर सोचिए, मनन करिए। अब मुझे कोई भी आदमी सड़क पर, मॉल में, बाजार में मिलकर यह ना कहे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सिखा तो रहा हूं। हमारी बहनें जो गांव में हैं, शहरों में हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, कोचिंग नहीं जा सकती, बता तो रहा हूं। यही तो तरीका है, यही तो अप्रोच है। अंडरलाइन मत करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, डायग्राम बनाओ, सामने डायग्राम चिपकाओ, बैठ के देखो, सोचो, कनेक्ट करो। अर्थव्यवस्था, अब जब नगरीकरण की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था के 2 आधार स्तंभ हैं, एक अर्बन इकोनॉमी, एक रूरल इकोनॉमी। तो अर्बन इकोनॉमी जब गिर रही है, तो कौन सी इकोनॉमी बढ़ेगी, कौन सी इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान जाएगा? रूरल इकोनॉमी। और रूरल इकोनॉमी का केंद्र क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो चली ही आ रही है, लेकिन अब कृषि अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 2 में से जो एक हाथ है वो बीमार हो गया है।
और राजपूत काल तक पहुंचते पहुंचते वो कट जाएगा। राजपूत काल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक हाथ बचेगा, एग्रीकल्चर। तो गुप्त काल, गुप्तोत्तर राजपूत, गुप्त काल कृषि अर्थव्यवस्था को गति मिली, गुप्तोत्तर काल कृषि अर्थव्यवस्था अति सशक्तिकरण, राजपूत काल कृषि अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर पर, उच्चतम अर्थव्यवस्था। कृषक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कृषि की बात कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था का चार्ट बन जाएगा। अब आते हैं इस काल की राजनीति की तरफ। राजनीति में एक सिद्धांत पैदा हुआ जो मैंने आपको बताया मौर्य काल में, सप्तांग सिद्धांत। अब एक व्हाइट पेपर ले लो, उस पे ऊपर लिखो सप्तांग सिद्धांत, 7 अंग बनाओ। फिर एक तरफ चार्ट बनाओ मौर्य काल का प्रशासन, फिर एक तरफ चार्ट बनाओ गुप्त काल का प्रशासन, दोनों चार्ट बनाओ। फिर मौर्य काल के बगल में लिखो सेकंड अर्बनाइजेशन, और गुप्त काल के प्रशासन के बगल में लिखो फ्यूडलिज्म। ऐसे पढ़े नहीं होगे दोस्त, गारंटी। शिक्षक बहुत महान होते हैं, और हमारे देश में तो गुरुओं को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। और शिक्षक मैं मानता हूं उसी व्यक्ति को बनना चाहिए जिसके अंदर स्वयं से पढ़ाने की इच्छा हो। मजबूरी में 3 पेशे कभी नहीं करने चाहिए, कभी नहीं। 3 प्रोफेशन मजबूरी में कभी नहीं करने चाहिए। आपको तो दुखी रखेंगे ही रखेंगे, आपके संपर्क में जो आएगा उसको भी दुखी रखेंगे। 3 प्रोफेशन, तीन प्रोफेशन मजबूरी में कभी नहीं करने चाहिए। पहला टीचिंग, मस्ती का प्रोफेशन है, मौज का। दूसरा लीगल प्रोफेशन, लॉयर। और तीसरा मेडिकल, डॉक्टर। हमारे एक डॉक्टर हैं वलेचा साहब, संजीव वलेचा, नोएडा में। उस आदमी को देखकर ही 70% बीमारी खत्म। आप उनसे जाके कह दिए डॉक्टर साहब वो बुखार हो गया। हाँ तो खतरनाक लोगों को बुखार होता ही। अरे डॉक्टर साहब, अरे क्या हो जाए जी, आप जैसे आदमी को नहीं होगा तो किसको होगा? हर आदमी अच्छे आदमी को पकड़ता है। आप नहीं चाहते आपकी दोस्ती प्रधानमंत्री से हो जाए? मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूं। हाँ बोले बुखार भी चाहता है मेरी दोस्ती हो जाए, जिसे हो जाए। तर्क बड़ा प्यारा है, और तर्क प्यारा होने के साथ मन की संतुष्टि भी दे रहा है। और आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा बुखार हो रहा है। बुखार? हाँ यार तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा सा काला हो रहा है, तुम्हारी आंख भी ब्याही वाली दबी सी लग रही है, खतरा हो सकता है, तुम डिप्रेशन में चले गए। वकील के पास तुम गए, क्या हुआ? उसने कहा साहब मेरे ऊपर ग्रह चोरी करने का आरोप है कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और 4 ग्रह मैंने चोरी कर लिए। वकील ने कहा वाह बहुत अच्छा, एक हमको दे दो। और सूरज पे डाका क्यों नहीं डाला? जब चोरी कर रहे थे तो ग्रह चुराने की क्या जरूरत थी? सूरज चुरा लेते। सारे ग्रह उसके कब्जे में है, उसके अधीन है। वकील अगर ये कह दे कि ये भैया ये तो बहुत मुश्किल केस है भैया, ये तो नहीं हो। 3 प्रोफेशन मजबूरी में कभी नहीं करने चाहिए, एक टीचिंग, एक लॉयर और एक डॉक्टर, मेडिकल। तो शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसी के परिवार को बनाने में, समाज को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में। और मैं अपने देश के शिक्षकों से अपील करता हूं आज भारत समाचार के इस मंच से कि आप वैसे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश के शिक्षक किसी से कम नहीं है और ना उनमें किसी क्षमता की कमी है। उन पर दबाव ज्यादा होता है, उन पर काम करने का प्रेशर ज्यादा होता है और आज के समय में उनको सम्मान भी कम मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। एक से एक महान टीचर इस देश में, एक से एक। टीचरों की तो कमी ही नहीं इस मुल्क में। और मैं उन सबसे अपील करूंगा कि आप चिंता ना करें। राज्य सम्मान नहीं दे रहा, सरकार सम्मान नहीं दे रही है, समाज सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिन पेड़ों को आप लगा रहे हैं वो फल देंगे। और वो इतना फल देंगे कि आपको कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि यार हमने नाहक में मेहनत की। जो जहां है, जिस स्तर पर उसका योगदान हो सकता है, आप उसको बढ़ाते रहिए। राजनीति, गुप्त काल की राजनीति, अब राजनीति बदलेगी। कौन कौन है बदलने वाला फोर्स? सामंतवाद। बस अब राजनीति बदलेगी। कौन सी शक्ति बदलेगी? सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। तो कंपैरेटिव। मौर्य काल की राजनीति किससे प्रभावित है? सेकंड अर्बनाइजेशन से। और गुप्त काल की राजनीति किससे प्रभावित है? सामंतवाद से। बस बनाइए ग्राफ। गुप्त काल का राजा, मौर्य काल का राजा धर्म प्रवर्तक है, धर्म को बदल सकता है। रॉयल ऑर्डर इज अबव कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। गुप्त काल का राजा धर्म का संरक्षक है। पता करिए क्यों। एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की, उसमें एक एक लाइन में है तो बड़ी छोटी सी किताब, बड़ी जबरदस्त किताब है, बड़ी मस्त किताब है। मौर्य काल का राजा धर्म प्रवर्तक है और गुप्त काल का राजा धर्म संरक्षक है। अशोक उपाधि ले रहा है, देवानाम पिए, मैं देवताओं का प्रिय हूं। लेकिन गुप्त काल का राजा उपाधि ले रहा परम भागवत, मैं परम भक्त हूं। लिखिए दोनों को। मौर्य काल के राजा की उपाधि देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड, और गुप्त काल का राजा कह रहा परम भागवत। रेखा बनाइए दोनों के सामने और सोचिए क्यों। हमारे भारत समाचार चैनल के जितने भी लोग हैं, सब इतने ज्यादा उत्साहित हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। पता है क्यों? और इसके चीफ एडिटर जो है ब्रजेश मिश्रा जी, वो तो उन्हीं के सहयोग से ये धारा बही है। ये जो आपको अपने अपने घरों में गंगा गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है, ये ब्रजेश मिश्रा जी, भारत समाचार और उसका पूरा सहयोगी ग्रुप, मैं आपको बता नहीं सकता सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हर घर से गंगा गुजर ही रही है, तो हर घर से भगीरथ निकलना चाहिए। उतारेंगे गंगा को आसमान से, इस देश को फिर से अपने वैभव पर पहुंचाएंगे, महान बनाएंगे। राजा, प्रशासन, प्रशासन, दोनों प्रशासन, मौर्य प्रशासन नगरीकरण से प्रभावित, गुप्त प्रशासन सामंतवाद से प्रभावित। मौर्य राजा धर्म प्रवर्तक, गुप्त राजा धर्म संरक्षक। मौर्य मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गुप्त मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मौर्य मंत्री परिषद बृहद, लार्ज। कहां से ली जा रही है? अमात्य से, ब्यूरोक्रेसी से। ये ग्राफ बनाते चलिएगा, ब्यूरोक्रेसी से। गुप्त मंत्री परिषद ठीक है। सबसे ज्यादा कहां से ली जा रही है? ब्राह्मणों से। फर्क लिखिए, क्वेश्चन मार्क बनाइए। तीसरा पिलर ब्यूरोक्रेसी, बृहद ब्यूरोक्रेसी, लार्ज ब्यूरोक्रेसी। तीन तीन अंग मौर्य काल की ब्यूरोक्रेसी। तीन, तीर्थ अध्यक्ष युक्त गुप्त ब्यूरोक्रेसी दिखाई पड़ती है।
और कभी कभी एक व्यक्ति को कई पद दिए हुए हैं। हरिशेन एक साथ 3 पद को संभाल रहा है। और जुडिशरी विकसित हुई, धर्मस्थीय कंटक शोधन, गुप्त जुडिशरी उच्चतम सोपान, हाईएस्ट पीक पर पहुंच रही है। जुडिशरी पर स्टार बनाइए गुप्त, ऐसे एक ग्राफ में बनाइएगा, एक पेज में मौर्य गुप्त ऐसे ग्राफ बनाते चले चलिए और गुप्त जुडिशरी पे स्टार बनाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्यों? मौर्य स्पाई सिस्टम डेवलप्ड। गुप्त स्पाई सिस्टम पर बहुत सूचना नहीं है। मौर्य आर्मी बृहद, लार्ज, स्ट्रैटिफिकेशन, बृहद वर्णन, मेगास्थनीज, कौटिल्य, प्लूटार्क सब चर्चा करते हैं। और गुप्त आर्मी की बृहद सूचना का अभाव। अब मौर्य रेवेन्यू 48,000 पौंड से 60 पौंड तक की सैलरी दी जा रही है। पैसा आ रहा है ना बाहर से, एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड बढ़ा हुआ है ना गुप्त काल में। गुप्त काल में रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? कृषि से, व्यापार वाणिज्य से भी आ रहा है। संक्रमण काल है, कोई चीज एक बैग खत्म नहीं होगी। पूरा ग्राफ, सातों अंग में डिफरेंस। सर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को, इस पद्धति का वर्णन कर लेंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो जहां भी बैठे हैं मेरे साथ ही पेन पेपर लेके बैठिएगा, मुझसे पढ़िए मत, सीखिए। इतने बड़े बड़े टीचर हिंदुस्तान में पढ़े हैं। हिंदुस्तान शिक्षकों का देश है और मैं उनमें सबसे निम्नतम स्तर पे हूं। तो जब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। सीखिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए गुरु नानक ने एक बड़े अच्छे धर्म की शुरुआत की, सिखिज्म, कि व्यक्ति जीवन भर शिष्य ही रहता है, क्योंकि हर दिन हर पल वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो अर्थव्यवस्था का चार्ट, राजनीति, इसके समाज की तो मैं बृहद चर्चा करूंगा। समाज ही तो चर्चा करने योग्य है। लेकिन हां, एक चीज मैं यहां पर और जोर देना चाहता हूं कि ये जो प्रशासन है गुप्त काल का, इसमें 2 चीजें हैं। एक सामंतवाद, डिसेंट्रलाइजेशन मिल रहा है, इसके प्रशासन का एक अहम पहलू है सामंतवाद। दूसरा पहलू है हेरिडिटरी, डीएम का बेटा डीएम। यह मौर्य काल में नहीं है। मौर्य काल में कैश में सैलरी मिल रही है। कौन दे रहा है? स्टेट। लेकिन गुप्त काल में भूमि अनुदान फॉरएवर। अब मुझे अगर भूमि अनुदान इलाहाबाद मिला, फॉरएवर, हमेशा के लिए, तो राज्य किसी दूसरे को इलाहाबाद का डीएम नहीं बना सकता, क्योंकि सोर्स ऑफ सैलरी तो मेरे पास है, तो मेरा ही बेटा डीएम बनेगा। सामंतवाद। गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड में इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, सब किससे प्रभावित होंगे? सामंतवाद से। ये दिमाग में बात रखनी है। गुप्त काल खुला, आपने गुप्त काल चैप्टर खोला, दो बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। पहली बात, ये संक्रमण का काल है, ट्रांजिशन पीरियड है। कहां से कहां तक? सेकंड अर्बनाइजेशन से फ्यूडलिज्म की तरफ, द्वितीय नगरीकरण से सामंतवाद की तरफ। और दूसरी बात जो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि इस काल की राजनीति, इस काल का अर्थव्यवस्था, इस काल का समाज, इस काल का धर्म, इस काल की संस्कृति, सब के सब प्रभावित होंगे सामंतवाद से। सब के सब प्रभावित होंगे सामंतवाद से। इसलिए आप सब लोग एक काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे।
एक डायग्राम आपने बनाया 6th सेंचुरी बीसी, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। अब एक डायग्राम आप बनाएंगे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल। पहले पार्ट में लिखेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर और दूसरे पार्ट में लिखेंगे सामंतवाद का दौर। पूरी प्राचीन भारत खेलेंगे आप। रटना थोड़ी है, तोता थोड़ी बनना है। मैंने किसी से सुना है कि मानव के ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, वो एक सेल 80 जीबी का होता है। मैंने सुना है, हो सकता है मेरी जानकारी किसी ने मुझे बताया। मैंने सुना किसी से कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, मानव का जो ब्रेन है, उसमें जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन सेल 80 जीबी का होता है। 80 जीबी। और मैंने यह भी सुना कि प्रतिदिन मानव के ब्रेन में 1000 न्यूरॉन सेल्स पैदा होते हैं प्रतिदिन। 1000 इंटू 80,000 जीबी की कैपेसिटी पर दिन, प्रतिदिन ह्यूमन ब्रेन में, प्रतिदिन। 512 जीबी में तो भाई साहब इतना मटेरियल फोन में सेव कर रखा है, फिर भी स्पेस बची हुई है। चलो हम इसको निगेट कर देते हैं कि 80,000 जीबी की कैपेसिटी प्रतिदिन नहीं होगी। 8,000, चलो हम 8,000 भी छोड़ देते हैं। 800, चलो हम 800 भी छोड़ देते हैं। 80, चलो हम 80 भी छोड़ देते हैं। कम से कम 8 जीबी न्यूरॉन का इस्तेमाल तो प्रतिदिन करिए। क्या विचार करना है ये आप डिसाइड करेंगे। मन को पकड़ के रखना है ये आप डिसाइड करेंगे। 3 आदमी की फोटो लगा लीजिए अपने घर में। कृष्ण, भगवान कृष्ण, दुर्योधन, स्टीफन हॉकिंस, जहां पढ़ते हैं, जहां बैठते हैं, इन तीनों लोगों की फोटो लगा लीजिए। श्री कृष्ण, भगवान। आपने कभी सोचा क्यों युद्ध के मैदान में मुस्कुराते हैं? यही तो है एक्स्ट्राऑर्डिनरीपन। युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में मुस्कुराते हैं। कोई गाली दे रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। हम और आप या तो हट जाएंगे या भाग जाएंगे। ये देखिए उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरीपन। युद्ध के मैदान में मुस्कुरा रहे। कोई गाली दे रहा है, मुस्कुरा रहे। एक गरीब मित्र मिलने आया है, पैर धुल रहे हैं। पैर धुल रहे हैं, पैर। एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो मन जीता हुआ मन है। दुर्योधन पागल है। अपने ही घर की स्त्री का वस्त्र आप पब्लिकली उतारेंगे? और जब कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो भैया, कुछ नहीं होगा, कोई हल्का सा सुलझा हुआ आदमी होता, कहता 5, तुम 6 ले लो। एक उसका मन है और एक स्टीफन हॉकिंस का मन है। शरीर खराब है, मन मजबूत है। जीता हुआ नहीं है, मजबूत है। 20+ प्राइजेस, इंटरनेशनल 20+। आप देखो, आप इस बात को देखो कि आपका मन इन तीनों मनों में कहां खड़ा होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।